IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू। ये बुक एक्चुअली 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने चीज़ें शुरू की थी और हम उसके 7th चैप्टर हाइपरबोला पर अभी हैं, और इसके बाद हम कैलकुलस और इस तरीके से चीज़ें करेंगे। हाइपरबोला जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसमें रादर हर चैप्टर में हम चैप्टर्स उठाते हैं, उनके हर एक कंसेप्ट को करते हैं, उन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाते हैं इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ। एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर हम हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देते हैं, और फाइनली JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हम चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। यानी यकीनन तौर पर एक अच्छी, मजबूत और कंसोलिडेटेड तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। वी आर एन एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs, ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम आप बात कर रहे हैं हाइपरबोला में जो एसिम्प्टोट्स को लेकर डिस्कशन किया, आई होप आप भूले नहीं हैं, उसी पर बात करेंगे कि अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। गौर से सुनिएगा, कई सारी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और रोचक सी चीज़ें हैं। आई होप आप भूले नहीं हो। एसिम्प्टोट का अगर मैं डिस्कशन कंटिन्यू करूँ तो एक बड़ी बेसिक सी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एसिम्प्टोट्स मतलब आपकी टेंजेंट ही है वो कर्व की, लेकिन वो इस तरीके से मानी जाती है कि टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी। क्योंकि एसिम्प्टोट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एसिम्प्टोट्स के अलावा, मतलब उनकी एक लिमिट है, उनकी एक बाउंड्री कंडीशन है, अगर उसके बियॉन्ड आपने उसे पुश किया, तो वो बेसिकली, अगर मैं अपने वर्ड्स में कहना चाहूँ, बहुत लेमन सी, बहुत ही वेग सी टर्म होगी है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वो टेक्निकली एक ऐसी टेंजेंट है कि उसके बियॉन्ड अगर आप पुश करोगे तो फिर टेंजेंट्स बनना बंद हो जाएंगी, फिर टेंजेंट्स नहीं दिखेंगे। मतलब आप समझना बात को, जैसे कि अगर ये एक हमारा हाइपरबोला था, है ना, ये अगर एक हाइपरबोला मैं एक रैंडम सा बना ले रहा हूं, तो इस हाइपरबोला के बाद समस्या यह है, गौर से सुनिएगा, कि अब अगर मैंने थोड़ा सा भी इसे टिल्ट किया तो फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगी। मतलब ये आपका फाइनल टिल्ट है, इसके बियॉन्ड आप इसे अब टिल्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको याद है, कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक बात पढ़ी है कि आपकी जो टेंजेंट्स की स्लोप्स की लिमिट है वो बेशक क्या रहनी चाहिए, वो आपकी -इन्फिनिटी से कहाँ तक रहनी चाहिए, -b/a, है ना, या फिर आप क्या रख लीजिए सर, या फिर आप b/a से इन्फिनिटी के बीच रख लीजिए। इस दरमियान बेशक ये जो आपकी लाइंस होंगी, अगर आपने इस स्लोप की लाइंस चुनी है, चूज की हैं, तभी आप उसे इस हाइपरबोला की, जो भी आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, जिसे आप लिख सकते हो अभी फिलहाल x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन अगर मैंने थोड़े भी बदलाव किए, मतलब इस स्लोप की रेंज के, मतलब ये आपकी उन टेंजेंट्स की स्लोप की रेंज है, इसके बियॉन्ड का मतलब बस इतना सा निकल कर आता है कि अगर आपने स्लोप क्या चुन ली, अगर आपने स्लोप -b/a से b/a के बीच कुछ भी चुनी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर वो लाइन इतनी टिल्ट हो चुकी होगी कि फिर वो उसे डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रही होगी। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये स्लोप वाली लाइन डेफिनेटली इसकी टेंजेंट होगी, पर हाँ, अगर टेंजेंट होगी तो उनकी स्लोप्स इसी के बीच होगी। बेशक उसके प्लेसमेंट का भी फर्क पड़ता है ना। जैसे आप कहें कि सर देखो, मैं इसी स्लोप के बीच की लाइन लेता हूं, ये रही, तो क्या ये जरूरी है टेंजेंट हो? नहीं, जरूरी नहीं है। बट हाँ, इसे अगर मैं थोड़ा प्लेसमेंट चेंज करूं तो ये टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक स्लोप ऐसी चुन ली, अगर मैंने ये स्लोप वाली टेंजेंट चुनी, मतलब लाइन चुनी, तो ये लाइन का टेंजेंट बनने का स्कोप ही खत्म हो गया। आप कहीं भी रख लो सर, ये इस हाइपरबोला को कहीं पर भी आप प्लेस करो, इंटरसेक्ट करते हुए आप पाओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सो यही कंस्ट्रेंट पर हम बात करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रेंट ये है जनाब कि आपको पहली बात तो ये कि आपकी जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, तो आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है उनकी स्लोप आपको इसी दौरान रखनी होगी, है ना। ये आपके टेंजेंट्स की स्लोप की क्या है, रेंज, कि आपको इसके बीच ही रखनी होगी। अगर इसके बीच रखते हो तो टेंजेंट आप नहीं बना पाओगे। मतलब ये जो -b/a और b/a है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस है। तो ये जो लाइन है ना आपकी, ये वो टेंजेंट है जिसकी स्लोप है -b/a, और ये जो लाइन है ना, ये वो बाउंड्री कंडीशन वाली टेंजेंट है जिसकी स्लोप है b/a। मतलब इनके बियॉन्ड पुश किया तो गड़बड़ हो जाएगी। आई होप ये बात आपको लास्ट लेक्चर से याद है। मैं बस लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनको आप रिलेट कर पाए, और अगर कोई
कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी कंसेप्ट है जो शायद समझने में मुश्किल आ रही हो। और ये जो बाउंड्री पर आपने जो b अपॉन a वाली स्लोप वाली टेंजेंट और माइनस b अपॉन a स्लोप वाली जो टेंजेंट्स ली हैं, इनके साथ भी क्या रिस्ट्रिक्शन है, इनके साथ भी रिस्ट्रिक्शन है कि ये वो फाइनल टेंजेंट है। मतलब एक्चुअली ये टेंजेंट जो है ना, ये आपका हाइपरबोला को इन्फिनिटी पर टच करती है, मतलब एक्चुअली ये टच नहीं कर पाते, ये डिफरेंस जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है, पर आप देखोगे नहीं कि ये कभी भी टच कर पा रही, क्योंकि हाइपरबोला का ये इंक्लिनेशन का रेट बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। तो आपको देखकर ये लगेगा सर ये दोनों लाइंस पैरेलल चल रही हैं, पर वो बहुत ग्रेजुअली, बहुत बहुत स्लोली वो कम होता है, तो आपको ये लगेगा कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही है। हम इस कंक्लूजन के साथ इन दो लाइंस को, m की जो स्लोप की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और स्लोप जो यहाँ पर है बी अपॉन ए, इन दो लाइंस को हम कहते हैं इसकी टेंजेंट, और स्पेसिफिकली इन दोनों लाइंस को ही कहा जाता है एसिम्प्टोट्स। और हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी देखी है कि आपके हाइपरबोला के सेंटर यानी 0,0 ओरिजिन से ही पास होती है। तो हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन देखी है। सर क्या लिखी है हमने देखी है बहुत शॉर्टेड से फॉर्म में, y = b अपॉन a टाइम्स x, और जो दूसरी टेंजेंट है उसकी मतलब स्लोप उसकी इक्वेशन होती है y = -b अपॉन ax। और इसी तरीके से हमने इसकी कंबाइंड इक्वेशन भी बनाई थी, अगर आपको याद आ रहा है। हम यहाँ पर लिख पा रहे थे y अपॉन b = x अपॉन a, यहाँ पर हम लिख पा रहे थे y अपॉन b = -x अपॉन ए। इसी के साथ अगर मैं इसे इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, y अपॉन बी को उस तरफ शिफ्ट कर लेता था, तो हम लिखते थे x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी = 0। और इस टेंजेंट की इक्वेशन थी आपकी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे इधर ले आए तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी = 0। और इस तरीके से आपने इन दोनों टेंजेंट्स पर बात की थी। आई होप कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, हम इन दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन भी लिखना जानते थे। हमने डिस्कशन किया था कि अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो आप देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो आपकी इक्वेशन फाइनल बनती है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये टेक्निकली क्या बन जाता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। और यहीं से हमने एक कंक्लूजन डिराइव किया था जो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि अगर एसिम्प्टोट्स की मैं इक्वेशन लूँ तो उसके लिए इनफाइनाइट हाइपरबोला एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई होप ये बात आप भूले नहीं हो, लेकिन हर एक हाइपरबोला के लिए उसकी यूनिक एसिम्प्टोट ही होती है। मतलब इस एसिम्प्टोट के लिए यू कैन हैव मल्टीपल हाइपरबोले, है ना, आप बात समझ पा रहे हो। इसके लिए बहुत सारे हाइपरबोले ऐसे हो सकते हैं जिनकी एसिम्प्टोट हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बात हमने डिस्कस की है, लेकिन याद रखिएगा हर हाइपरबोला की एसिम्प्टोट यूनिक होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस हाइपरबोला की इस एसिम्प्टोट के अलावा और कोई और भी एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो। ये बात फिक्स्ड है, ये बात तय है, ये बात श्योर है। क्या ये बात याद है आपको? यहाँ तक का डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद होंगी और इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक छोटा सा डिस्कशन और रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इन पर बातें बनती हैं, इन पर सवाल बनते हैं। बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस इस तरीके से, और ये आपका है लेट्स से ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। एक बस रफ सा मैं आपके लिए डायग्राम बना के देना चाह रहा हूँ चीज़ें, ताकि आप याद रख पाएं और कंफ्यूज्ड ना रहें, क्योंकि इसी बात पर क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये बात दोहरा लेनी जाए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी चीज़ें बहुत सारी वर्कआउट होंगी, है ना। ये थोड़ा सा टिल्टेड रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अगर हम चीज़ें शिफ्ट कर दें तो बिल्कुल सही बात है। अब गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अब आपके पास दो जोन्स हैं, है ना। आपका जो हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स के कारण दो जोन्स में डिवाइड होता है ना। ये मैंने आपका हाइपरबोला बनाया है और ये हाइपरबोला आपका दो जोन्स में डिवाइड होता है। बहुत एकदम स्पेसिफिक, एकदम सॉर्टेड सा हाइपरबोला नहीं बना है, आई अंडरस्टैंड, बट आप काम की बात सुनेगा। आपका जो हाइपरबोला होगा, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो जोन्स कौन से हैं, मैं पहले वो बना दे रहा हूँ। एक तो जोन ये वाला है ना। एक तो जोन आपका कौन सा है, ये वाला, ये जो जोन है। एक तो जोन आपका ये वाला है, आई होप आप देख पा रहे हो। इस तरीके से ये वाला एक जोन है, और एक और जोन की अगर मैं बात करूं तो एक जो दूसरा जोन निकल के आता है वो ये वाला होता है। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। ये वाला जोन है ना, ये वो जोन है टेक्निकली। ये जो ऑरेंज और ग्रीन से मैंने पूरे दो जोन बनाए हैं, ये वो जोन है जहां से आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप इसकी दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। मैं इसे क्या कह लेता हूँ, इसे मैं कह लेता हूँ लेफ्ट ब्रांच, है ना, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट ब्रांच, जो भी आप कहना चाहें। और इसे मैं कह लेता हूँ हाइपरबोला की राइट ब्रांच, है ना। यूजुअली इस तरीके से हम इन्हें बाइफरकेट करते हैं। अब बात ही निकल कर आती कि अगर इस ग्रीन वाले जोन से, अगर इस ग्रीन वाले जोन में मैं कोई पॉइंट चुनूं, है ना, इफ आई चूज एनी पॉइंट इन दिस ग्रीन जोन, और वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये बात हमेशा तय है कि वहां से जो आप टेंजेंट बनाएंगे, वहां से जो आप टेंजेंट्स बनाएंगे वो आपके दोनों आर्म्स को एक एक जगह इंडिविजुअली टच करेगा। मतलब इस जोन में से अगर आप
पॉइंट चुने तो वो आपके राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को एक एक जगह टच करेगा, मतलब जो टेंजेंट बनेगी वो एक राइट आर्म पर बनेगी, एक लेफ्ट आर्म पर बनेगी। लेकिन इसी के दरमियान एक छोटी सी बात जो आपको गौर करने लायक है वो ये कि अगर आपने इस जोन में कोई पॉइंट चुना, इफ यू हैपन टू चूज एनी पॉइंट इन दिस जोन, इन दैट केस यू वुड वंडर, यू वुड एक्चुअली ऑब्जर्व कि सर इस बार जो आप टेंजेंट बनाएंगे वो एक तो आपकी राइट आर्म की बनेगी और दूसरी भी आपकी राइट आर्म की ही बनेगी। आप यहाँ से अगर यहाँ बनाने जाओगे तो लेफ्ट आर्म पे वो टेंजेंट के बजाय इंटरसेप्ट बना देगी। तो यहाँ से जब ये ऑरेंज जोन में कोई पॉइंट चुना जाए तो वो एक ही यहाँ पर टेंजेंट बनाएगा, और अगर आपने इस जोन में कोई पॉइंट चुना तो वो एक आपकी टेंजेंट लेफ्ट आर्म पर और एक टेंजेंट आपकी राइट आर्म पर बनाएगा। ये काम की बातें हैं जो लास्ट लेक्चर हमने सीखी, और इसका रिवीजन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन पर बातें आज हम एक्सटेंड करेंगे। और आई होप ये जो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है, आज जो हमने रिवाइज की, इनको लेकर कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या सर, ध्यान से सुनना, अगर मुझे एसिम्प्टोट्स के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है तो उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हम करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। आपकी एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाती है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, है ना। ये ए और बी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो से हम निकाल लेंगे। अब आप सोचो सर, आपकी एक एसिम्प्टोट की स्लोप कितनी है, आपकी पहली एसिम्प्टोट की इक्वेशन थी बी अपॉन ए टाइम्स एक्स, तो उसकी स्लोप कितनी हो गई m1, है ना। दूसरी एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस बी ए अपॉन एक्स, तो ये आपकी दूसरी स्लोप हो गई। और क्या आपको याद है, अगर मुझे दो लाइन्स के बीच का स्लोप पता है तो उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ओवर, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आई होप आप भूले नहीं हो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद है। इसी बात का ये कंटिन्यूएशन है, अगर आप गौर से देखें तो क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखो पहली लाइन की स्लोप b अपॉन ए, दूसरी लाइन की स्लोप माइनस b अपॉन ए, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। और इस तरीके से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कुछ ऐसा बनता हुआ देख पाएंगे। अब इसके बाद मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो क्या, गौर से सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी साधारण सी सुलझी हुई सी बात है, ध्यान से देखो। क्या मैं इस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ab से डिवाइड कर रहे हैं। जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रादर a स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया a स्क्वायर से तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया a स्क्वायर से तो ये कुछ ऐसा हो जाता है ना। अब आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि जब आपने इसे a स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखो ये हो जाएगा 2b अपॉन ए, यानी 2 टाइम्स b अपॉन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और b अपॉन ए हम क्या जानते हैं, b अपॉन ए को लेकर हमारा ओपिनियन सॉर्टेड है। b अपॉन ए को लेकर हमारा ओपिनियन क्या सॉर्टेड है सर, कि ये हो जाता है आपका, ध्यान से सुनो, सारी बातें छोड़ो, क्या आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, याद करो। मैं ये रिलेशन क्यों ला रहा हूँ, सुनना। आपने एक तरफ निकाला tan थीटा सर, ध्यान से सुनना, एक तरफ आपने tan थीटा निकाला तो वो कितना आया, वो आया 2 टाइम्स b अपॉन ए अपॉन कितना 1 माइनस, आई थिंक 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ काम की क्रूशियल सी बात है इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं आपसे कि ध्यान से देखो। एक तो ये आया रिजल्ट, आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है सर, वो होता है 2 टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर इसमें मैं 2 थीटा की जगह, गौर से सुनिएगा, 2 थीटा की जगह अगर थीटा रखता तो जहाँ पर थीटा है वहाँ थीटा बाई 2 हो जाता। मैंने 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस किया तो जहाँ थीटा है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आप देखो ज़रा, उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कुछ रिजेंबलेंस है क्या, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कुछ रिजेंबलेंस है क्या सर, काफ़ी हद तक रिजेंबलेंस है। और अगर आप कंपेयर करें या इक्वेट करें फाइनली, तो आप tan थीटा बाई 2 की एक अच्छी एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल पा रहे होंगे। गौर से देखो भाई, सिंपल सी बात है, देखो आप 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2 उधर, इधर b बाई 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर उधर, और इधर b बाई a का होल स्क्वायर। क्या आपको कुछ बात समझ आ रही है? और दोनों tan थीटा के फॉर्मूले, tan थीटा ट्रेगो से ये हो रहा है, और tan थीटा हमारे अभी इस सिनेरियो में जब आप दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे थे ये हो रहा था। यानी मैं एक बहुत क्रूशियल से एस्पेक्ट की तरफ बढ़ पा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कि अब जब मैं tan थीटा और b अपॉन a को कंपेयर करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि tan थीटा बाई 2 और b अपॉन a सेम एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा से सारी बातें छोड़ो, आप और बात बताओ, और क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा आप बताओ, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या सर, बी स्क्वायर जो होता है, हम रियली सॉरी मैं एसेंट्रिसिटी से निकाल कर लाता हूँ, गौर से सुनिएगा, जैसे कि हमने ये पढ़ा है क्या कि सर आपका जो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है हाइपरबोला में वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, अगर मैं इस 1 को इधर लाता हूँ तो शैलाई से हो जाता है e स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी मैं यहाँ से अगर लिखूँ तो बी अपॉन ए कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है अंडर रूट ओवर स्क्वायर माइनस 1। क्या बात आपको समझ आई सर? अभी जस्ट हमने कंक्लूड किया कि जो आपका टेन थीटा बाई 2 है वो आप कह रहे थे बी बाई ए है, बिल्कुल सही, और बी बाई ए आप यहाँ से कह रहे हो अंडर रूट ओवर स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आपको एक और काफ़ी क्रूशियल सा रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि सर मैं टेन थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। मतलब मुझे अगर महज या तो बी और ए का रेशो पता हो या फिर मुझे महज आपकी इसेंट्रिसिटी पता हो तो मैं बहुत आराम से उन दोनों उस हाइपरबोला की एजिम्टोड्स के बीच का एंगल तक पहुंच सकता हूं। ये बात तो समझ आ रही है? अच्छा, थीटा बाई 2 इज नॉट द एंगल, थीटा वाज द एंगल, राइट? यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर मैं यहाँ से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी इलिप्स की एजिम्टोड्स के बीच का एंगल पता है, मुझे क्या पता है, किसी भी इलिप्स की एजिम्टोड्स के बीच का एंगल पता है, क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो मैं उस एंगल का हाफ का सीकेंट रेशो लेकर उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तक पहुंच सकता हूं। क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो? मैं फिर से दोहराता हूं ये बात, जो बात बहुत क्रूशियल है, जिसे आपको समझना ज़रूरी है कि अगर मुझे किसी भी हाइपरबोला की एजिम्टोड्स के बीच का एंगल पता हो, है ना, ये आपकी पहली एजिम्टोड है, ये आपकी दूसरी एजिम्टोट है, कंफ्यूज्ड मत रहिएगा। तो आप बस ये करिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, इस हाइपरबोला की एजिम्टोट्स के बीच का एक्यूट एंगल, माइंड यू एवरीवन, दिस इज द एक्यूट एंगल, है ना। तो अगर वो मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस एक्यूट एंगल के हाफ का सीकेंट रेशो ले लूंगा, वो आपकी इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है। अच्छा सर, ये सेक तक कैसा है? आपको तो 10 वाला फॉर्मूला पता था। आई होप आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं है जब आपसे कोई कह रहा है कि टेन थीटा बाई 2, इस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आपसे कोई कह रहा है कि टेन थीटा बाई 2 जो है वो है अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1, एक छोटा सा काम करो, आप स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, ई स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट को यहाँ पहुँचा है, अब प्लस 1 को इधर लिया तो ये हो जाता है 1 प्लस, क्या आपको कुछ दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, ई स्क्वायर। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब एक छोटा सा काम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब इसेंट्रिसिटी तो एनीवे पॉजिटिव होती है, इसे भी आप पॉजिटिव ले लीजिए। तो यहाँ से आप कंक्लूड करते हैं कि ई जो होता है वो वो सेक थीटा बाई 2 होता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, जिसको लेकर मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पार्ट मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था, इसके बाद से हम यहाँ गए थे। कैसे बनाए, बात समझ आ रही है ना? मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी हाइपरबोला की एजिम्टोट्स के बीच का एंगल पता चल जाए तो उसका हाफ करके उसका सीकेंट रेशो आप ले लो, वो आपको उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तक पहुँचा देगा। ये क्रूशियल फॉर्मूला है जिस पर सवाल बनते हैं, तो मैं कहूँगा इसे तो अच्छे से नोट डाउन कर ही लेना भाई, ये काम की बात है। अच्छा, इसके साथ ये बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनना। अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना। अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आई होप आप जानते हो वहाँ पर a और b इक्वल होते हैं, तो उसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं इनके प्रूफ्स भी आपसे डिस्कस करूंगा, हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर मैं तीनों प्रॉपर्टीज बस ऐसे ही समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि देखो तीनों बातें सही हैं। मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले अभी सुन लीजिए, एक काम की बात है। इक्वेशंस ऑफ एसिम्टोट्स आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स विच आर परपेंडिकुलर। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, चूंकि आपको इसेंट्रिसिटी पता है, बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, सोच के देखो। आप कह रहे हो कि जो सेक थीटा बाई 2 होता है, अच्छा सेक थीटा बाई 2 की वजह मैं 10 पे चले जाऊँ तो कोई दिक्कत है क्या? हमने निकाला है सर टेन थीटा बाई 2 जो कि होता है अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। अब अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, इसे या तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह लो या इक्विलैटरल कह लो, है ना, दोनों नाम से जाना जाता है। तो हम उसके लिए क्या जानते हैं सर? उसके लिए इसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट 2। क्या आपको कुछ समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर आप निकालते हो तो टेन थीटा बाई 2 कितना आता है सर? टेन थीटा बाई 2 आता है ई स्क्वायर, यानी कितना? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। वो कितना हो गया सर? हो गया आपका 2 माइनस 1 1 का अंडर रूट 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मुझे वो बताओ अब, बस ये सिंपल सी बात कि टेन थीटा बाई 2 अगर बने, और आई होप इसको लेकर बड़ा ओपिनियन सॉर्टेड सा है कि आपके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, है ना, आप समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो आपके, क्लियर सी बात है, आपके किन की तरह बिहेव कर रहे हैं? वो आपके एंगल बाइसेक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये बात हमने डिस्कस की है। एसिम्टोट्स इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, ये बात आप जानते हो ना, मतलब ये बात हमने डिस्कस की कि ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा और ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, है ना। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है और ये भी इक्वल ही होंगे।
और ये भी सेम वही और ये भी सेम वही पेयर वाइज होंगे। पर अगर मैं इन एंगल्स की बात करूँ तो आप समझ पा रहे हो ना ये एंगल्स कैसे बिहेव करेंगे। सर सीधी बात है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, आई एम रियली सॉरी, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्लियर सी बात है, अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस पाई बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आई होप ये बातें आप जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सोच के देखो ना, अगर दो एजिम्प्टोट्स के बीच में, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की हम बात करें, उनके बीच में एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल की अगर मैं बात करूं तो उनका क्लियर सा बात है, अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एजिम्प्टोट का इंक्लिनेशन कितना है थीटा बाई 2। आप समझ पा रहे हो क्या? तो उनकी स्लोप बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, जो थीटा बाई 2 है वही उनकी स्लोप होगी, अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं और आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं तो थीटा बाई 2 कितना है सर, tan थीटा बाई 2 1 है, तो थीटा बाई 2 कितना होगा सर, थीटा बाई 2 होगा आपका पाई बाई 4। पर सीधी सी बात है, एक आपकी एजिम्प्टोट ऊपर जा रही है और एक एजिम्प्टोट आपकी नीचे जा रही है, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मुझसे एजिम्प्टोट्स की स्लोप पूछी जाए तो मैं कहूँगा एक तो आपकी ऊपर है, तो एक तो पाई बाई 4 ऊपर बना रही है और एक पाई बाई 4 नीचे बना रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, नीचे बनाना मतलब नेगेटिव ले लेना। तो क्लियर सी बात है सर, अगर मैं इन टेंजेंट्स की स्लोप निकालूं, अगर मैं इन टेंजेंट्स की स्लोप निकालूं तो सॉरी इन एजिम्प्टोट्स की, रियली सॉरी टेंजेंट्स नहीं, वो टेंजेंट तो है ही टेक्निकली, पर अभी स्पेसिफिकली मैं बात करूं एजिम्प्टोट, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना है पाई बाई 4, तो मैं इसकी स्लोप कितनी कहूंगा, मैं इसकी स्लोप कहूंगा भाई कितनी 1, और इसकी स्लोप कितनी कहूंगा, मैं इसकी स्लोप निकालूंगा और कहूंगा कितनी -1, यानी आपकी इस वाली एजिम्प्टोट की स्लोप है 1 और इस वाली एजिम्प्टोट की स्लोप है -1। और सीधी सी बात है, दोनों कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से तो पास हो ही रही हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसकी स्लोप 1 या -1 हो, हम उनकी इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx यानी 1x और y इज इक्वल टू mx यानी -x। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से आप आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला की एजिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखेंगे। सर इतना ढूंढना जरूरी था क्या, आसानी से नहीं निकाल सकते थे क्या? बिल्कुल निकाल सकते थे। आप याद करो, अगर ये x² माइनस a स्क्वायर अपॉन y² माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक आपका हाइपरबोला है ना, तो मैं जानता हूँ इसकी एजिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, इसमें k का डिफरेंस होता है, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह हाइपरबोला की एजिम्प्टोट हो गई। अब पूरा उधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखोगे x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी आप निकालोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आपकी क्या आ जाएंगी, एजिम्प्टोट्स की इक्वेशन। जैसे आपको निकाला है, या तो अपनी स्टैंडर्ड तरीके से निकालो, ये भी हमने सीखा है, या फिर आप अब जो एंगल वाला वर्जन जानते हो उसके थ्रू निकाल लो। मैं बस आपको अलग अलग तरीके सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे करके आप फाइनली इस चीज़ों को वर्कआउट करते हो, इस तरीके से आप चीज़ें फिगर आउट करते हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनिएगा। The length of any intercept between the asymptotes is bisected at the point of contact. The length of any intercepted between the asymptotes is bisected at the point of contact. इस पॉइंट को समझ लेते हैं और ये पॉइंट भी पढ़ लीजिए आप, दोनों बातें एक साथ हम कवर कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट, आप ध्यान से सुनना, किसी भी टेंजेंट को ले लो सर और asymptotes को ले लो, वो कांस्टेंट होता है। इस बारे में भी बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिख रहा है वो, द टेंजेंट ऑफ एनी इंटरसेप्टेड, है ना। अब सुना ध्यान से, उस लाइन को थोड़ा ठीक करते हैं और गौर से सुनना। वो ये कह रहा है जैसे कि आपका ये मान लो कॉन्जुगेट एक्सिस है और इसी तरीके से आपका ट्रांसवर्स एक्सिस भी होगा, है ना। अब कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस में एक छोटा सा काम हम करते हैं, हम एजिम्प्टोट्स और बना लेते हैं। इस बार ये रही आपके एजिम्प्टोट्स, मान लो ये रही पहली एजिम्प्टोट, और इसी तरीके से ये रही मान लेते हैं दूसरी एजिम्प्टोट, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है। सही है क्या? आई थिंक काफ़ी हद तक सही है, अगर आपकी थोड़ी सी आज्ञा अनुमति परमिशन हो तो। अब सर आपके दोनों एलिप्स, मतलब जो हाइपरबोला के सेक्शन है वो कैसे दिखेंगे, ये आपका हाइपरबोला कुछ ऐसा जा रहा होगा और इसी तरीके से, है ना, ये वाला जोन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है मेरे ख्याल से। बस आपको चीज़ें ठीक से दिखा पाऊँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये आपका एक हाइपरबोला है और इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका हाइपरबोला है। अब जैसा भी है वो आप मान के चलिए। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस हाइपरबोला पर किसी भी पॉइंट को चुन लें और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर आपने किसी भी पॉइंट को एक चुना और उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की, हो सकता है आपको दिखे ना, पर ये आपको बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत प्रिसाइजली चीज़ें नहीं बनाई, मैंने बस एक अप्रॉक्सीमेशन पर चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि हमने बनाई एक टेंजेंट, है ना, हमने ये बनाई एक टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की खास बात ये होगी कि इसने जहाँ पर आपके एजिम्प्टोट्स को इंटरसेक्ट किया है उन डिस्टेंसेस की लेंथ इक्वल होगी, वो ये कहना चाह रहा है।
बड़ी आसान सी सुलझी हुई सी सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष नई मुश्किल बात तो नहीं है। क्या ये बात आपने समझी? मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि ये जो आपकी टेंजेंट है वो एजिम्टोड्स के बीच में या एजिम्टोड्स पर जहाँ भी इंटरसेक्ट करती है तो वो जो इंटरसेप्ट्स की लेंथ होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है। कहाँ से? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। बड़ी साधारण सी बात है। इस प्रॉपर्टी को हम याद रखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। इसी को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो इसने एक और बात कही, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by any tangent and asymptotes, any tangent and asymptotes is constant। इसका क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। इसका ये मतलब है कि आपकी asymptotes ने यहाँ इंटरसेक्ट किया और आपकी टेंजेंट ने asymptotes को ये इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, लेट्स कॉल इट O A और B। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और टेंजेंट बनाता हूँ, बस मेरा मन है बनाने का और आपको एक बात सिखाने या समझाने का कि मान लो एक टेंजेंट आपने यहाँ बनाई, एक टेंजेंट आपने यहाँ बनाई और उसने जो इंटरसेप्ट्स बनाए उनको भी मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स ओ, तो ओ फिक्स्ड है दोनों एजिम्टोड्स का, इसे मैं कह देता हूँ ए डैश और इसे मैं कह देता हूँ बी डैश। दूसरी बात, इस बार वापस इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। मैं आपसे महज इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टेंजेंट एजिम्टोड्स के साथ जो ट्रायंगल बनाती है, जो कि हमें दिख रहा है ट्रायंगल बनता हुआ, तो ये जो ट्रायंगल्स हैं आपके, या तो आप ट्रायंगल ओ ए बी ले लें या फिर आप ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश ले लें, आपको कोई और ट्रायंगल भी दिख रहा हो, जितने बना सकते हो बना लो सर। आप कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ और उस टेंजेंट का एजिम्टोड्स के साथ जो आपका वो बन रहा है ट्रायंगल वो निकालो, तो वो एरिया हमेशा फिक्स्ड होता है और वो एरिया आपका हमेशा ए बी स्क्वायर यूनिट होता है। ये दोनों बातों का क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है सर आपके पास, ये डिस्कस करेंगे। अभी हम एजिम्टोड्स को सिर्फ शुरू किया है हमने, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू किया है और इसके बाद अब हम अगले 2 लेक्चर्स के दौरान सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जहां पर आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये आइडिया दिलाने की कोशिश करूंगा कि देखो कैसे एजिम्टोड्स पर क्वेश्चंस बनते हैं और इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी हम देख लेंगे। आप यकीन करिए हम सारी प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझ लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम इनके प्रूफ भी देख लेंगे, तो आप उसके लेकर निश्चिंत रहिए। पर मेरा यकीन है यहां तक बातें समझ आ रही हैं। 2 बातें अभी हमने पढ़ी, क्या? पहली तो ये कि टेंजेंट आपकी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है आपके एजिम्टोड्स के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स के साथ। दूसरी बात कि कोई भी टेंजेंट आप चुन लें, वो जो एजिम्टोड्स के साथ ट्रायंगल बनाती है उस ट्रायंगल का एरिया हमेशा फिक्स्ड रहता है, चाहे कोई भी टेंजेंट आप चुनें। और वो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? वो होता है आपके ए बी के इक्वल। दोनों बातों पर बात करेंगे, पर इन सब से पहले हम अच्छी क्लैरिटी लेते हैं सर एक क्वेश्चन के जरिए, इस सवाल के जरिए। बड़ा ही साधारण, सिंपल, सुलझा हुआ सा क्वेश्चन है। मेरा यकीन करिए इससे आसान क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखा होगा। कैसे सर आसान है? आप कैसे कह रहे हो? आपसे वो पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी निकालना है किसकी? हाइपरबोला की, जिसकी मुझे क्या दे दी गई है? एजिम्टोड्स, है ना। ये दोनों एजिम्टोड्स की इक्वेशन है। अब ये कोई स्टैंडर्ड हाइपरबोला तो है नहीं, वरना तो वो सॉर्टेड सी रहती, इसमें तो काफ़ी कुछ है। मेरा कहना है बस आप 2 बातों को ध्यान से देखो, वैसे तो आप निकाल सकते हो। हमने क्या सीखा है सर? हमने सीखा है कि अगर आप क्या ले लेते हो, अगर आप आपके दोनों एजिम्टोड्स के बीच का एंगल निकाल लेते हो, उसका हाफ कर लेते हो और उसका सीकेंट रेशियो ले लेते हो, तो वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। या तो मैं इतनी मेहनत करूं, पर मैं कह रहा हूं मेहनत बिल्कुल जीवन में सार्थक है, पर क्या बुद्धिमानी की इंटेंसिटी को या बुद्धिमानी की एबिलिटी को या बुद्धिमानी की व्हाट शुड आई से वैल्यू कम की जा सकती है? नहीं। आप ऑब्जर्वेशन से भी तो कुछ आंसर्स ला सकते हो। ऑब्जर्वेशन से कैसे सर? देखो, इस लाइन की स्लोप बताओ। अगर मैं इसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा? 3x उधर गया तो -3x, 4 से डिवाइड किया तो ये 4 और ये कितना होगा? +2/4 यानी +1/2। अच्छा, इसी तरीके से इस लाइन की स्लोप आप मुझे बता सकते हैं क्या? निकालते हैं सर, कोशिश करते हैं। ये बात तो एक अलग बात है जो आपको बस समझाने के लिए रखी गई है। इस लाइन की स्लोप, y को उधर भेजा तो कितना हो जाएगा सर? ये होगा 4x, है ना, -2 इज इक्वल टू 3y। और अगर पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड किया तो क्या आप देख पा रहे हो कितना हो जाएगा? आई होप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन आपका सीधा सीधा दिखेगा 4x/3, है ना, -2/3 इज इक्वल टू वाई। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बस मेरा आपसे कहना है थोड़ा सा आप ठीक से ऑब्जर्व करो। ठीक से ऑब्जर्व करो का मतलब इसकी स्लोप बताओ कितनी? -3/4। अच्छा, इसकी स्लोप बताओ कितनी? 4/3। अच्छा, इन दोनों की स्लोप्स कुछ मुझे दिख रही है? नहीं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर दोनों की स्लोप्स कुछ दिख रही है एजिम्टोड्स की, तो दोनों एजिम्टोड्स को ज़रा गौर से देखिए, दोनों एजिम्टोड्स को ज़रा गौर से देखिए। M1 और M2
इनके स्लोप्स के प्रोडक्ट को जरा गौर से देखिए। सर ये है -3/4, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और ये है आपका 4/3। अगर ये 3/4 और 4/3 है जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जिनका प्रोडक्ट आ रहा है -1, यानी ये दोनों एसिम्पटोट्स कैसी हैं? सर ये दोनों एसिम्पटोट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर दोनों एसिम्पटोट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो आप समझ पा रहे हो आप किसी इस सिनेरियो की तरफ जा रहे हो। आपको याद आ रहा है, अगर दोनों एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच का एंगल π/2 है, मतलब π/2। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर एंगल है तो θ/2 की वैल्यू कितनी होगी? सर वो जाएगा π/4। यानी आप देख पा रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल हाइपरबोला है, तो उसकी एसिम्पटोट्स आपको हमेशा कैसे मिलेंगी? परपेंडिकुलर। अगर एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हैं तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि आपका जो हाइपरबोला है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? √2। और अगर √2 एसेंट्रिसिटी होती है तो वो रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला की ही निशानी है। और इसी बात पर मैं आपसे अगर यहाँ पर बात करूँ तो आप खुद सोच के देख के बोल पाओगे कि सर देखो बड़ी आसान सी बात है, हमने देखा दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आया, मतलब दोनों एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हैं। और अगर दोनों एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हैं तो ये कोई महज ऑर्डिनरी हाइपरबोला नहीं है, ये आपका रेक्टेंगुलर या फिर आप इसे कह लें इक्विलैटरल हाइपरबोला है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि इसकी सेंट्रिसिटी तो निकालने की भी जरूरत नहीं है सर, हम जानते हैं कितनी होती है, √2। और ये आंसर होता। ये सब लिख के इसलिए बताया ताकि आपको बातें में समझा पाऊँ। आप सीधे सीधे देखकर कह सकते हो ना कि सर देखो इसको थोड़ा स्लोप को देखो, इसको ऑब्जर्व करो, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर है मतलब आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बात खत्म। ये कितना आसान सा सॉर्टेड सा स्टेटमेंट है जिसमें कोई नई विशेष बात नहीं है। मेरा यकीन है आप जानते हो हम 5 किताबों का जो कलेक्शन है सिंगेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से आपके IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करा रहे हैं। हाइपरबोला में हम एसिम्पटोट्स का डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी आने वाले 2 लेक्चर्स में हम महज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर शिफ्ट होंगे और इसके बाद हम पूरा हाइपरबोला खत्म करेंगे। जैसा हम पढ़ते हैं कंसेप्ट, उनके इलस्ट्रेशन, फिर एक्सरसाइजेज में हर वेराइटी, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, सिंगल करेक्ट हो या मल्टीपल करेक्ट हो, जिस भी कैटेगरी के क्वेश्चन हो हम सारी चीज़ें करते हैं। और बात वहाँ से खत्म नहीं होती, उसके बाद हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर जाते हैं और ये सारी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई चार्जेस, कोई पेमेंट आपसे नहीं लेते। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।